जुडिशरी का टॉपिक लगभग कंप्लीशन पे आ गया हमारा। और अब हम सबको पता है इंडिया में सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, जिसमें 1+7, थोड़ी सी साउंड बढ़ा दो, 1+33। पहली बार ऐसा हुआ कि इसमें 4 महिलाएं, यहाँ 1+ अलग अलग है। कितने हाई कोर्ट्स हैं? 25। तो सबकी संख्या सेम तो नहीं हो सकती। आपके देश में 28+8 मतलब 36 इलाके हैं जो कितने हाई कोर्ट्स में काम चला रहे हैं? 25। इससे ये क्लियर हुआ कि हमारे देश में कई हाई कोर्ट्स साझे में भी काम करते हैं, जिनमें आपको बहुत अच्छे तरीके से याद है अंडमान निकोबार की बैठक कहाँ होती है? कलकत्ता हाई कोर्ट में। पूरे बंगाल की अंडमान निकोबार, केरल की एर्नाकुलम में, लक्षद्वीप की भी, तमिलनाडु की तो है ही, पौंडीचेरी की भी, ऐसे ही मुंबई महाराष्ट्र की, गोवा की, दादर नागर हवेली, दमन दीव, चंडीगढ़ में हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, इनकी बैठक। तो ये हमें पता है कि बहुत सारे लोग साझे में काम चला रहे हैं, जिनमें कि एक नॉर्थ ईस्ट की बेल्ट में भी एक कोर्ट हुआ करता था। नॉर्थ ईस्ट वाली में कौन सा था वो? सारा गुवाहाटी। फिर समय बीता और 3 ने कहा भाई हमारा हाई कोर्ट कर दो अलग, मेघ, त्रिमणि, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, इन तीनों ने अपनी अपनी कैपिटल में बनवा लिए। और ये गुवाहाटी अब सिर्फ 4 का रह गया, जिसमें से 2 तो ए वाले हैं, असम, अरुणाचल, नागालैंड, और एक क्या बच गया एम में से? मिजोरम। सिक्किम का अपना पर्सनल हाई कोर्ट है, वो वैसे भी आपका स्टेट बनने में चिक रही थी, तो सिक्किम तो 7 बहनों में वैसे भी शामिल नहीं था। हमने कल पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट में, जो लास्ट पॉइंट पढ़ रहे थे वो ये था कि यहाँ के जजेस को हमने प्रोसीजर तो पढ़ लिया था ना पूरा, क्या था वो? मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, MOP, जिसमें किस किस की चिंता थी? ये कभी विधि मंत्रालय की और कभी CGI की। जितने भी जजेस लगेंगे, अगर वो नीचे वाले हटते हैं, अदर जजेस 33, तो ये चिंता है CJI की, क्योंकि काम तो इसको करवाना है ना, हेड ऑफ द फैमिली ये है। अगर ये हटता है तो इसको क्यों चिंता? भाई मैं तो चला जाऊंगा। तो चिंता है विधि मंत्रालय की, फिर वो PM को कहेगा, PM राष्ट्रपति को कहेगा, फिर राष्ट्रपति किसी एक को CJI के लिए। और 99% ये होता है जो 4 एक्सपीरियंस जजेस होते हैं ना, इनमें से किसी एक को CJI बनाते हैं। ऐसा हमेशा से होता आया। घर परिवार का भी यही नियम होता है, भाई दादा नहीं है तो जो बड़े ताऊ जी हैं वो बनेंगे, तो फिर उसके बाद उनका बेटा बनेगा। तो इस तरह से यहाँ भी ये चल रहा है। लेकिन 2 बार हमने देखा इंदिरा गांधी के समय काल में गड़बड़ हुई थी, और एक बार 3रे नंबर के जज को और एक बार 5वें नंबर के जज को पीछे छोड़ते हुए मेन जजेस को, और कह दिया आप CJI हैं। मैंने कल आपको बताया था HR खन्ना जी ने बाद में इलेक्शन में भी कोशिश की थी, लेकिन ज्ञानी जैल सिंह जी जीत गए थे और वो हार गए थे। तो वो एक अलग से पॉइंट था। इसके बाद फिर ये बात बिगड़ी और फाइनली कहा गया कि हम कॉलेजियम व्यवस्था चलाएंगे। कॉलेजियम 1993 से और चलती चली गई। अब जाके 2019 में पहली बार MOP से हमारा CJI बना है, और शायद दीपक मिश्रा जी थे जो पहले बने थे, तब से ये लगातार MOP चल रहा है। और MOP के बाद अपना तो कार्यपालिका हेड बनने की कोशिश करेगी, जैसा कि कार्यपालिका ने एक अमेंडमेंट करके कोशिश की थी। कौन से वाला था? 99वां। और क्या बनाने की बात की थी? नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसमें कि इन्होंने कहा था कि इसका मुखिया हम बनाएंगे। तो अपने केस के लिए खुद सामने आए थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, और ये जजेस ने केस किया था भारत सरकार, यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, जो अपनी सरकार है इसके ऊपर, भारत सरकार के ऊपर, और ये पूरी तरह से निरस्त करना पड़ा था। और तब के बाद मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर ये चल पड़ा, MOP। और अब जितनी भर्तियां, जितने लोग आ रहे हैं, ये MOP के अंडर ही जितने भी हैं वो बनाए गए हैं। इसी साल आपके देश में 48 नंबर का CJI बने हैं NV रमन्ना। CJI बनना बहुत बहुत बड़ी बात है, और आप अच्छी तरह जानते हैं यहाँ पहुंचने का सफर काफी लंबा है, क्योंकि पहले एंट्री सीधे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं हो सकती। इन दोनों में क्या चाहिए? अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी 5 साल या तो जज रहा हो, या 10 साल अधिवक्ता, या जिसको आप कहते हैं एडवोकेट रहा हो। और अगर ये भी नहीं है तो राष्ट्रपति की नज़र में विधि का ज्ञाता, विधि वेत्ता या विधि ज्ञाता आज तक कोई नहीं बना। 95% चांसेस होते हैं उन लोगों के जो पहले जज रह चुके हैं हाई कोर्ट में। ये दोनों हाई कोर्ट से हैं, लेकिन आज तक 10-11 लोग ऐसे भी हैं जो अधिवक्ता से डायरेक्ट जज बन गए हैं सुप्रीम कोर्ट के। वो इतने नाम हैं जो उंगलियों पर गिने जा सके, 10 या 11। ये ज़्यादातर लोग हैं जो यहाँ पहुँचे हैं सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ से हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट में आने के लिए भी आपको 10 साल तक या तो वकील रहे हो आप, और वो भी किस कोर्ट में रहे हो? हाई कोर्ट में, या आपको 10 साल का किसी भी तरह का जुडिशरी से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस रहा हो। राष्ट्रपति वाली बात यहाँ नहीं है। तो आप सोचिए खुद की, इंसान लॉ पढ़ते पढ़ते ही उसकी उम्र अच्छी बढ़ जाती है, फिर उसका नंबर आना 10 साल तक वकालत, तब जाके यहाँ एंट्री, फिर यहाँ 10 साल, उसके बाद यहाँ। इसलिए ज्यादातर जजेस आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में कोई जवान 25-26 साल का लड़का या कोई लड़की जज नहीं बने। वहां पहुंचते पहुंचते लगभग लोगों की उम्र, आप ये मान के चलो, जो पहुंचते हैं वो 60 के इर्द गिर्द में ही आ जाते हैं, 59 में, 61 में, इस तरह से पहुंचते हैं।
यहाँ रिटायरमेंट की एज है 62। कई बार तो ऐसा भी देखने में आता है कि यहाँ से यहाँ आए और 2 महीने बाद रिटायर भी हो गए, यानी वहाँ पहुँचते पहुँचते रिटायरमेंट की एज के करीब पहुँच जाते हैं। इक्के दुक्के लोग हैं जो आप मान लीजिए 6 साल पूरे काट पाते हैं यहाँ, अदरवाइज ज़्यादातर लोग तो 2-1 साल में, 1.5 साल में, 6 महीने में हट जाते हैं। तो यहाँ तक पहुँचने में मिनिमम एज नहीं रखी गई, यहाँ का मिनिमम एक्सपीरियंस काउंट होता है। जबकि आप जितनी भी पोस्ट देखते हैं वहाँ मिनिमम एज का फंडा हम पढ़ते हैं, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, राज्यपाल हो, PM हो, CM हो, MLA हो, MP हो या पंचायत के मेंबर। यहाँ मिनिमम एज नहीं है, यहाँ क्या मैटर करता है? एक्सपीरियंस। और इतना लंबा एक्सपीरियंस उसी को होगा जिसकी उम्र 50 साल प्लस तो हो ही जाएगी। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया। अब मान लीजिए जजेस गड़बड़ करें। जजेस की गड़बड़ 2 तरीके की होती है, या तो ये व्यवहार में गड़बड़ करनी शुरू कर दें, या फिर इनके अंदर क्षमता ना रहे, अक्षम हो जाएंगे। जैसे सक्षम होता है कैपेबल, और इनकैपेसिटी को कहते हैं अक्षम हो जाना। तो अगर इनका व्यवहार गड़बड़ में आता है, जैसे आप कहते हैं कदाचार, जैसे सदाचार होता है ना अच्छा व्यवहार, ऐसे बुरे व्यवहार के लिए हिंदी वर्ड है कदाचार, तो मिसकंडक्ट कह देते हैं इसको इंग्लिश में। यानी कोई इनकैपेबल हो जाए दिमागी तौर पे, शारीरिक तौर पे, या किसी का बिहेवियर में गड़बड़ आ जाए, सिर्फ इन 2 कारणों से आप इनको समय से पहले हटा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट है तो हटने का समय कितना था, और सुप्रीम कोर्ट है तो 65। इन 2 कारणों से आप इन्हें समय से पहले हटा सकते हैं। और आज तक बहुत बड़ी बात है कि कई सारे जजेस के ऊपर ये ब्लेम लगा है। जैसे राष्ट्रपति की मैं बात करूं, अभी फिलहाल में 14 नंबर के राष्ट्रपति हैं। अगले साल 2022 में 24 जुलाई को इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। आज तक आज़ादी के बाद से 50 से है ना राष्ट्रपति, 2021 पूरा गया, एक भी आदमी पे ब्लेम नहीं लगा। राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठा हुआ हर आदमी पाक साफ निकल गया। लेकिन आपके देश में जजेस पे कई बार इस तरह के ब्लेम लगे, और उनमें अगर मैं सबसे बड़ा नामी गिरामी जज की बात करूं तो 1991-92 के सेशन में हरियाणा हाई कोर्ट, जिसे आप कहते हैं हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट, इसके जज हुआ करते थे, चीफ जस्टिस हुआ करते थे चंडीगढ़ हाई कोर्ट के। ये देश में पहला मामला था, इससे पहले किसी जज पे ब्लेम नहीं लगा। ये आदमी थे रामास्वामी करके इनका नाम था, इनके ऊपर लगा था। और इनको कहा गया था कि इन्होंने अपने ऑफिस में इतना पैसा खर्च किया, ऑफिस को इतना लेविश बना दिया जैसे को पता नहीं कोई स्वर्ग हो, ऐसा बना दिया सरकारी पैसे का इस्तेमाल करके। तो ये मामला उछला था और ये इतना बड़ा बना था कि इनके ऊपर महाभियोग जैसा प्रोसेस चला था। वो अलग बात है कि हटे नहीं थे, पारित नहीं हुआ था, कांग्रेस ने जानबूझ के इसमें हिस्सा नहीं लिया, पर सबके मन में ये बात आ गई थी कि जजेस पैसे का गलत यूज कर रहे हैं, सरकारी पैसे का। तो अपने जब ये हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में या चंडीगढ़ हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे 90s के स्टार्टिंग में, तब इनके ऊपर ये ब्लेम लगा था। ये पहला ब्लेम था जिसको हम क्या कहते हैं, क्या लगा था? एग्जैक्टली महाभियोग जैसा शब्द आपके संविधान में सिर्फ एक आदमी पे लग सकता है, राष्ट्रपति। इनके लिए अलग से एक प्रावधान किया गया और लिखा गया जजेस उसी प्रोसेस से हटेंगे जिस प्रोसेस से राष्ट्रपति हटता है। नाम नहीं दिया गया, और हम सब जानते हैं राष्ट्रपति को हटाने के प्रोसेस का नाम है महाभियोग, या इसको इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहते हैं। तो हमारा राष्ट्रपति के लिए तो स्पष्ट लिखा है इम्पीचमेंट, लेकिन हमारे देश में बाकी सबके लिए लिखा है वही प्रक्रिया। इसको मेंशन नहीं किया, इसको मेंशन किया है अलग से एक फाइल में जो इनके हटाने को लेकर बनाई गई थी। क्या ये बात समझ में आ गई? 91 में पहला जज था जो इस तरह से फंसा था। इसके बाद कई जजेस का नाम आया। अगर उनमें बड़े जजेस की मैं बात करूं तो कलकत्ता हाई कोर्ट, जो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है, यहाँ के जज रहे थे, नाम था सौमित्र सेन। इन पे भी ब्लेम लगा था। ऐसे ही एक आदमी कर्नाटक हाई कोर्ट में थे वो जज, बाद में वो चले गए थे सिक्किम हाई कोर्ट में, क्योंकि इनके तबादले होते हैं ना हाई कोर्ट से। एक ही है ये आदमी, इनका नाम था PD दिनाकरण। ये फेमस रहे थे, और इन लोगों ने जब इनके ऊपर ब्लेम लगा ना, तो ब्लेम लगाया था राज्यसभा ने। इन पे ब्लेम कैसे लगता है आगे बताऊंगी। राज्यसभा ने ब्लेम लगाया था, और यहाँ प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले PD दिनाकरण ने इस्तीफा दे दिया। सौमित्र सेन खुद गए थे अपनी वकालत करने, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई। सुनी मतलब वो प्रूव नहीं कर पाए कि मैं गिल्टी नहीं हूं, या मैं गलती नहीं महसूस कर रहा हूं, या मुझसे गलती नहीं हुई है। और उनको वहां से राज्यसभा से उन लोगों ने कह दिया कि सर आपके ऊपर महाभियोग पारित हो गया हमारे यहाँ से। अब राज्यसभा के बाद कहाँ जाएगा ये? लोकसभा। एक से पारित हुआ तो खुद गए थे वकील बन के अपने, लेकिन लोकसभा में जब ये गया तो फिर इन्होंने कहा भाई अब बेइज्जती कराने की बात है, और अपना पद त्याग दिया। इन्होंने पहली बार जब राज्यसभा में बात उठी तभी अपना पद त्याग दिया। पर एक दिक्कत की बात जानते हो क्या है? जब ये गलती में आ गए और ये प्रूव हो गया कि ये गलत हैं, ये त्यागपत्र देके बच जाते हैं, इनके ऊपर आगे केस नहीं चलते। जैसे अपने यहाँ क्या होता है, कोई आम आदमी किसी चीज में फंस जाए, 420 किसी पे केस बन गया, तो ऐसा थोड़ी कि वो छोड़ देगा, काम हो गया, उस पर फिर कार्यवाही बनती है ना। अगर कोई सरकारी नौकरी में गड़बड़ कर दे तो उन पर कार्यवाही होती है। अगर वो नौकरी नहीं भी करना चाहता, वो कहता है जी मुझे नौकरी नहीं करनी, तब भी कहेंगे आजा 420 में किससे करवाया पेपर, क्या करवाया। ये बच सकते हैं। इनको इतना रिगार्ड, इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है कि अगर ये अपनी गलती मानने से पहले इनको लगता है यार मुझे इस्तीफा देना है, तो इस्तीफा देके ये हट जाएंगे, फिर ये साफ है, फिर आगे इन पे केस नहीं चलता। तो जजेस की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है आपके देश में। तीनों केसेस समझ में आ गए? पहले वाला है कौन से हाई कोर्ट का? हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट। पहली बार किसी जज पे ब्लेम लगा था, बाद में फिर ये बहुत बड़ी बात बनी थी। खैर इन पे ये प्रूफ नहीं हुआ था और ये चले गए थे बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी। क्लियर नहीं ये बात? ये 3 चीजें ध्यान रखना। महाभियोग को और समझा दूं, फिर बुक से पढ़ते हैं। महाभियोग जैसा प्रोसेस है जिसे हम कह देते हैं इम्पीचमेंट।
अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूं तो पहले ध्यान से राष्ट्रपति को सुन लो। राष्ट्रपति को हटाना है तो लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा है तो 543 है, राज्यसभा है तो 245, इसके 1/4 साइन करते हैं सबसे पहले कागज पर। एक फाइल तैयार होती है, इस पे 1/4 टोटल 543 का साइन करते हैं और ये कहते हैं जी हमें इस राष्ट्रपति से दिक्कत है, ये सारी बातें इसमें लिख देते हैं। 1/4 साइन के बाद इस कागज को ये अध्यक्ष को सौंपते हैं कि जब हमें ये दिक्कत है इस राष्ट्रपति से, हमें इसकी बातें पसंद नहीं। लॉजिक होना चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी लिख देंगे। यहाँ से ये कागज लोकसभा अध्यक्ष देख के और वो देखता है कि भाई 1/4 साइन हो गए, तो फिर ये राष्ट्रपति को पहुंचा देता है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन ये जाता है, राष्ट्रपति देखता है मेरे ऊपर ये ब्लेम है, 14 डेज का टाइम दिया जाता है, जिसने कागज भेजा है वहीं आपको जाना है। अगर लोकसभा ने भेजा है लोकसभा और राज्यसभा ने भेजा हो 1/4 साइन के साथ, तो 14 दिन बाद राज्यसभा राष्ट्रपति या तो खुद जाएगा या अपने बिहाफ पर अपने किसी वकील को, भाई तू मेरी बात रखना, ये मेरी दलील है, अपने आप भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 14 दिन बाद जिसने कागज भेजा था, कोई एक कागज भेजेगा, एंड नहीं लिखा और लिखा है, वहां पे जाके अपनी बात रखनी है। अगर तो आप अपनी बात रखने में सक्षम हैं और आप उनको कन्विंस कर पाते हैं कि ठीक है भैया मेरी गलती नहीं है, तुम्हें गलत फहमी है, और वो मान जाते हैं आपकी बात, तो यहीं से वापस हो जाएगा कागज, आगे नहीं बढ़ेगा। पर मान लो राष्ट्रपति या उसका वकील इनको कन्विंस ना कर पाए और ये कहें सर आपने गलती कर रखी है और हम आपकी इस बात से सहमत नहीं है, आपने जो हमें ये प्रूफ दिए हैं हम इनको नहीं देखना पसंद करेंगे और ना हम इनको मानेंगे, फिर यहाँ पे वोटिंग कराई जाएगी। अगर 2/3 टोटल 543 के साइन कर दें कि भाई हमें ये राष्ट्रपति नहीं पसंद, ये गलत काम में इन्वॉल्व था, इसने देश का पैसे का मिसयूज किया या मिसकंडक्ट किया, जो भी किया, तो फिर ये फाइल जाएगी यहाँ। फिर यहाँ पे प्लस लगा रही हूँ मैं, यहाँ मैंने प्लस नहीं लगाया और लिखा। अब यहाँ जाके फिर इस पूरे प्रोसेस की जांच की जाएगी और अगर इसके भी 2/3 कह दें कि भाई हमें भी लगता है राष्ट्रपति गड़बड़ में है, तो फिर राष्ट्रपति चाहे ना चाहे उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। क्योंकि देखो दोनों के कितने लोगों ने साइन कर दिए, 2/3। ये कहलाता है स्पेशल या विशेष बहुमत। ये बहुत बहुत टफ कंडीशन में मांगा जाता है। यहाँ लगाते टाइम तो सिर्फ एक था, कोई सा एक जो चाहते हो वो लोग साइन करके भेज दो। राष्ट्रपति के प्रोसेस जैसा प्रोसेस किसका कैरी ऑन करेंगे ये, हाँ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंस को समझ लेना। लोकसभा के वही सेम, राज्यसभा के सेम, यहाँ 543, यहाँ 245। अगर लोकसभा लगाती है, जज की बात कर रही हूँ, थोड़ा सा अंतर है इसलिए समझना, तो यहाँ पर 100 साइन मांगते हैं, 100 हस्ताक्षर। अगर ये हस्ताक्षर करें तो 50 हस्ताक्षर। यहाँ देखो 1/4 है, 1/4 ज्यादा निकलेगा 543 का, 100 कम पड़ता है, क्योंकि वो पोस्ट मान लिया कि राष्ट्रपति जो है ना वो तो देश का पहला नागरिक है, तीनों सेनाओं का प्रधान कमांडर, तो इसके लिए थोड़ी सी कंडीशन आसान रखी गई। इस पे इम्पीचमेंट लगाना कंपैरेटिवली आसान है, क्योंकि 1/4 बड़ा निकलेगा इसका बजाय 100 के। फिर सेम प्रोसेस है, कितने दिन मिलेंगे, 14, कितने लोग साइन कर दें और उसके भी 2/3। फिर आपने गलती की है नहीं की हमें नहीं पता, अब आपको इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि आप पे महाभियोग का प्रोसेस पूरा हो गया। महाभियोग में अंतर है, इसीलिए राष्ट्रपति वाले को महाभियोग कहते हैं और जजेस वाले को कहते हैं लगभग वही प्रक्रिया जिसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। लगभग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पहला टर्म देखो अलग था, यहाँ 1/4 था, वहां कितना था, लोकसभा है तो 100 सिग्नेचर, राज्यसभा है तो 50। सौमित्र सेन और पीडी दिनाकरण के 50 साइन हो गए थे, 66 साइन हुए थे पीडी दिनाकरण के, तो 50 से ऊपर निकल गए, इसीलिए उन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया था। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? इस तरीके से हटते हैं तुम्हारे देश के जजेस। ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, आज तक कभी किसी राष्ट्रपति को इसके लिए नाम भी नहीं दिया गया कि भाई हम इसको हटाना चाहते हैं, लेकिन आपके जजेस की एक लंबी लिस्ट बन गई है जिन पे चाहा तो बहुत बार है। वो अलग बात है कि कभी अध्यक्ष ने मना कर दिया, कभी उपसभापति ने मना कर दिया, लेकिन कई बार ब्लेम्स लगे हैं आपके जजेस के ऊपर। चलो आप किताब उठाओ। कल हम लोग पेज नंबर कहाँ पहुंचे थे, 142 पर ना। 141 का लास्ट पॉइंट पढ़ना जरा एक बार, वहीं आके हमने टॉपिक छोड़ दिया था। 141 का लास्ट देखो, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायालय को, न्यायाधीश को तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि कौन सी दो चीजों में से एक ना हो, या तो कदाचार या असमर्था, या तो मैल प्रैक्टिस या इनकैपेसिटी। अगले पेज पे आ जाओ, पेज 142, महाभियोग की प्रक्रिया। क्या इसको एग्जैक्टली महाभियोग कहना ठीक है? ये शब्द सिर्फ किसके लिए है, राष्ट्रपति। क्या कहते हैं इसको, महाभियोग जैसी प्रक्रिया, प्रोसेस सिमिलर टू इम्पीचमेंट। पहला पॉइंट देखो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश साबित कदाचार, अंडरलाइन करो ये वर्ड, साबित कदाचार और असमर्थता, दो शब्द इंपॉर्टेंट हैं, साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर, अंडरलाइन करना, संसद के प्रत्येक सदन, कितने सदन है संसद के, 2 सदन, तो 2 ही है ना, तीसरा तो एक आदमी है, प्रत्येक सदन में लिख लो ऊपर LSRS, लोकसभा राज्यसभा, सदन मतलब हाउस। अगर पूछें कितने अंग हैं संसद के, 3, कितने हाउस हैं तो 2, क्योंकि वो आदमी हाउस थोड़ी है, वो तो एक पोस्ट है। आगे पढ़ो, प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। तो ये प्रोसेस किस जैसा है, जैसा राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, पहला महाभियोग का मामला सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बाद में बने थे, ये V रामास्वामी का है। तब ये कहाँ जज थे,
हाँ, ये हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में, यहाँ आके कोई भी खा सकता है, देख लो, इससे पता चल गया कि देश में जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा वो भी आदमी यहाँ पे ब्लेम में आ गया था। ये ऊपर लिख लो, ऊपर एक लाइन लिखो, लिखो ऑफिस एक्सपेंडिचर, ऑफिस एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा, ताकि तुम्हें याद रहे कि क्यों लगा, किस बात पे लगा। ऑफिस एक्सपेंडिचर, या जो अपने ऑफिस में खर्च किया वो बहुत ज्यादा, इतना किया कि लोगों की नजरों में आ गया कि इसने लाखों रुपए का ऑफिस सजा लिया। ऑफिस एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा। कौन से हाई कोर्ट में थे तब ये? हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अगला सिर्फ पढ़ेंगे, टिक मार्क मत करना, सिर्फ पढ़ लो। इतने कठोर आरोप, क्या आरोप था इनके ऊपर कि इन्होंने पैसा बहुत ज्यादा खर्च किया, जनता का पैसा। पढ़ो। इतने कठोर आरोपों के बाद भी रामास्वामी पर संसद में महाभियोग सिद्ध नहीं हो सका। महाभियोग के प्रस्ताव के पक्ष में सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के जरूरी 2/3 मत तो पड़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सदन में मतदान में भाग नहीं लिया। अतः प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे का समर्थन नहीं मिला। तो किस बड़े आदमी के ऊपर ब्लेम लगा और बहुत लोगों ने पास भी किया, लेकिन बाद में बच गया? वी रामास्वामी, 90s के स्टार्टिंग में थे। नेक्स्ट पॉइंट सिर्फ पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश AR लक्ष्मण की अध्यक्षता में 18वें विधि आयोग ने सिफारिश की कि चेन्नई, कलकत्ता और मुंबई के में सुप्रीम कोर्ट की पीठ बननी चाहिए, बेंच। अभी क्या सुप्रीम कोर्ट की कोई बेंच है? नहीं है। अकेला कहाँ बैठता है सुप्रीम कोर्ट? दिल्ली में, नई दिल्ली में। जो बाकी है ना हाई कोर्ट, इन सबकी बेंच बना रखी है। हमने पढ़ी थी, याद है? नॉर्थ ईस्ट में 7 बहनों में से 4 का हाई कोर्ट है गुवाहाटी, लेकिन अरुणाचल ने अपने यहाँ बना रखी है, और जो बच गए त्रिपुरा, ये नागालैंड और मिजोरम, इन्होंने अपनी राजधानी में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कोई बेंच नहीं है। 18वें विधि आयोग ने क्या कहा था? कितनी बेंच बना दो? 3। कहाँ कहाँ? कलकत्ता, बंबई और मद्रास। आपके देश में 4 ही तो मेट्रोपॉलिटन है मेन, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, जिसको मद्रास कहते हैं। ये बात मानी नहीं गई। पर अगला पॉइंट अंडरलाइन करना, न्यायमूर्ति। न्यायमूर्ति मतलब जस्टिस। मैंने आपको बताया था जज से ऊपर माना जाता है जस्टिस को। जस्टिस के बारे में क्या मान्यता है कि ये गलती कर ही नहीं सकता, इसने बोल दिया तो भगवान ने बोल दिया, इसलिए चीफ जज ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? जस्टिस। मजिस्ट्रेट बनने के लिए पढ़ाई से काम चल जाएगा, लेकिन जज बनने के लिए पढ़ाई प्लस एक्सपीरियंस, और जस्टिस बनने के लिए तो एक्सपीरियंस भी और ज्यादा, तब आप जस्टिस बन पाएंगे। ये टिक कर लो। न्यायमूर्ति, इंग्लिश में लिखा है जस्टिस। हीरालाल, इसी को हरीलाल भी लिख देते हैं पेपर में। जे कानिया, सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश। ये सुप्रीम कोर्ट के पहले बनने से पहले एक कोर्ट में थे। ये फेडरल कोर्ट के चौथे और अंतिम, यहां लिख लो ये बात, लिखो फेडरल कोर्ट के अंतिम न्यायाधीश। थोड़ी सी साउंड और बढ़ाओ, हल्की सी, मुझे बहुत ज्यादा तेज बोलना पड़ रहा है। यहां लिख लो फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट कब बना था? 1937 में। यहां लिख लो फेडरल कोर्ट के चौथे और अंतिम मुख्य न्यायाधीश। अब ठीक है, फेडरल कोर्ट के चौथे और अंतिम न्यायाधीश। नेक्स्ट पॉइंट टिक करो। न्यायमूर्ति मीरा साहिब फातिमा बीवी, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश। किस सन में गई थी? 1989 में। लिखो यहाँ। और इस साल पहली बार कितनी औरतें हैं वहां? 4। कौन से सन में उम्मीद है CJI भारत की औरत बनेगी कोई? 2027 में। क्या नाम बताया उनका? नागा रत्ना। अभी गई हैं अगस्त सितंबर में ही, वो उनकी उम्मीद है। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना। लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए 100 सांसदों की और राज्यसभा में लाने के लिए 50 सांसदों की। राष्ट्रपति में क्या अलग था? वहां 1/4 चाहिए, वहां 150 नहीं, वहां 1/4, इसलिए बड़ी बात है। नेक्स्ट टिक करना। महाभियोग का दूसरा प्रस्ताव 2009 में कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश सौमित्र सेन के विरुद्ध, और तीसरा ऐसा प्रस्ताव न्यायमूर्ति PD दिनाकरण के विरुद्ध राज्यसभा में लाया गया। आगे पढ़ लो। महाभियोग प्रक्रिया पूरी होने से पहले इन्होंने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया। किसने एक जगह अपने आप को प्रेजेंट भी किया? सौमित्र सेन ने। कौन सी? राज्यसभा में। लेकिन फिर बोले कि नहीं, बात नहीं बनी, तो पहले बाद में हट गए। नेक्स्ट टिक करना। सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। क्यों? ऐसा क्यों किया? नहीं तो प्राइवेट तो कर सकते होंगे। 65 के बाद तो 70-80 तक भी लोग जो है जज बने बैठे, ये वकील बने बैठे रहते हैं। देखो, जस्टिस की पोस्ट होती है सरकारी, इसमें एक एज है रिटायरमेंट की। कितनी एज के बाद? 65। कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जिनमें जितनी एज बढ़ेगी, जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतना फायदा होगा। जैसे एक तो वकील का, एक डॉक्टर और एक टीचर। इन तीनों में एज के अकॉर्डिंग और समझ बढ़ती है। जैसे वकील नया आया, बहुत अच्छा है, पढ़ लिख के आया, बहुत बढ़िया पढ़ाई करके, लेकिन जब तक वो केस नहीं लड़ेगा ना, तब तक वो पढ़ाई कागजी है, किताबी है। ऐसे ही डॉक्टर्स हैं, आपने MBBS की डिग्री ले लिया, आपने MD कर लिया, लेकिन असली जानकारी आपको पेशेंट के ऊपर जब आप काम करते हैं ना, अब जैसे किसी को मान लो दांत का डॉक्टर, डेंटिस्ट बनना है, उसने किताबों में पढ़ लिया दांत ऐसे भरा जाता है, दांत ऐसे निकाला जाता है, लेकिन जब तक वो दांत 2-4 निकाल नहीं लेगा, गलती नहीं कर लेगा, तब तक उसको क्या पता चलेगा? किताब से पढ़ के थोड़ी दांत निकल सकते हैं। ऐसे ही टीचर्स होते हैं। जब आप JBT BEd कुछ भी कर लीजिए, जब तक आप पढ़ाना नहीं स्टार्ट करते ना, तब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं बढ़ता। इनकी एज बढ़ने के साथ साथ
इनकी नॉलेज का लेवल बढ़ता जाता है। तो 65 में सरकार तो हटा देती है, लेकिन जो तेज दिमाग आदमी है ना, वो 65 के बाद असली मोटा पैसा छापते हैं। कैसे? वो लोग बड़े लेवल पे, जो अब जैसे शाहरुख खान का बेटा फंस गया ड्रग्स के मामले में, तो तुम्हें नहीं लगता ये पानी की तरह पैसा बहा देगा? ये किसको पकड़ेगा? किसी 25-27 साल के यंग लड़के को या एक्सपीरियंस्ड आदमी को? हाँ, जिसने कि पता नहीं कितने ड्रग्स के केसेस निपटवा रखे होंगे, बिल्कुल फंसते फंसते भी। अब वो 65 साल से बड़े मिलेंगे तुम्हें सारे, जो मार्केट में खूब पैसा कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 65 तक तो वो सरकार के अंडर काम कर रहे थे। जब ये यहां से निकलते हैं ना, तो उसके बाद अब देखो मैं जो बात बता रही हूँ, ये वकालत कर नहीं सकते। वकालत क्यों नहीं कर सकते? नेचुरल जस्टिस का एक नियम होता है, आप जहां पे हैं ना उससे आगे बढ़ेंगे, उससे नीचे नहीं आएंगे। ये बुरा माना जाता है। देश में सबसे बड़े जज कहाँ बैठते होंगे? सुप्रीम कोर्ट। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट से हटे हैं और उसके बाद आप वकालत कर रहे हैं, तो ये बेइज्जती है देश की भी, कि देश ने आपको क्या मान दिया था और आप क्या करने लग गए। अब जैसे सुशील कुमार था, सुशील कुमार देखो, जो ये अपना पहलवान, ये कहाँ था और कहाँ आ गया। देश की भी तो बेइज्जती है, सिर्फ उसकी बेइज्जती नहीं हुई, इसमें देश की भी बेइज्जती हुई। दुनिया में जहां कहीं जिक्र होगा भाई इंडिया में एक ऐसा आदमी था जो ऐसे ऐसे फंस गया, तो ये अपने लिए भी बेइज्जती मानी जाती है। इसलिए कहा गया कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट से रिटायर है ना, तो आप कहीं वकालत मत कीजिए। तो फिर क्या करें? ये इनको कहा आपको हम पूरा मान देंगे, इज्जत देंगे आपको, हम जहां जरूरत पड़ेगी ना, हमारे पास बड़े बड़े कमीशन होते हैं देश में, ढेरों कमीशन। जैसे एक एग्जांपल है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो इस मानव अधिकार में सबसे अच्छी नॉलेज उसकी है जिसने संविधान पढ़ रखा है, और इनकी तो जबान पे टिप्स पे रखे ना संविधान के सारे आर्टिकल, ये तो एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इनको कह दिया आप वकालत मत कीजिए, ये देश की भी बेइज्जती है, आप यहां से रिटायर होके इस तरह के कमीशंस के हेड आपको बना देंगे। या एक और अगर एग्जाम्पल दूं, फजल अली आयोग तुमने सुना हुआ है। फजल अली कौन था? फजल अली जिसके कहने पे तुम्हारे देश में ये स्टेट्स बने थे। कितने स्टेट्स? 14 + 6 UT। ये रिटायर्ड जज ही तो था। हृदयनाथ कुंजरू जज था, KM पणिक्कर जज थे। जितने नाम तुमने सुने हैं ना, ये सब जज रहे हैं, जस्टिस रहे हैं। तो ऐसे ढेरों हमें कमीशंस बनाने पड़ते हैं। इन लोगों को हमने कह रखा है आप देश के लिए एक मान है भाई, सिर पे जिसको हमने ताज की तरह रखा, अगर वो वकालत करेगा तो ये हमारी बेइज्जती है, इसलिए आप वकालत मत कीजिए। आपको हम किसी ना किसी चीज का मुखिया बना के पद दे देंगे अगर आपको जरूरत है तो। अदरवाइज रिटायरमेंट 65 के बाद इतनी पेंशन मिलती है कि आप आराम से जीवन काटें। लेकिन ये सेम कंडीशन हाईकोर्ट के साथ नहीं रखी। हाईकोर्ट वालों को कह दिया आप जहां से जज के रूप में रिटायर हो वहां वकालत मत कीजिएगा, ये बेइज्जती है। लेकिन आप जहां से रिटायर हो उससे ऊपर भी तो कोर्ट था। कौन सा कोर्ट था? सुप्रीम कोर्ट। आप यहां जाइए, आप यहां बेशक वकालत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये इज्जत की बात है, क्योंकि आप जहां थे उससे ऊपर के एरिया में आ गए। भाई हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, आप जहां पे जज थे वहां काम मत करो, बाकी किसी हाई कोर्ट में जाके आप काम कर लो, ये बेइज्जती नहीं मानी जाएगी। यानी इनके पास रिटायरमेंट के बाद काम करने का स्कोप है। कहां के जजेस के पास? किनका स्कोप नहीं आगे, लेकिन उनको फिर अध्यक्ष बना देते हैं किसी बड़ी समिति का, किसी आयोग का, कभी विधि आयोग का, क्योंकि इनकी नॉलेज बहुत ज्यादा है ना, ये स्किल्ड हैं इसीलिए। देखो नेक्स्ट पॉइंट। तो सेवानिवृत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। वकालत लिख दिया है, इसको ठीक कर लेना, वकालत नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कारण समझ में आया? क्योंकि ये ऑलरेडी हमने भाई माथे पे रखा हुआ है इनको, तो उससे फिर नीचे आना हम बेइज्जती मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, एडहॉक जजेस। तुमने एडहॉक सुना है शब्द? देखो बोर्ड पर एडहॉक, एडहॉक पे ना टीचर्स भी लगते हैं। एडहॉक टीचर्स तुमने अगर सुना नहीं है तो अब सुन लो, जान लो, अब जीवन भर समझ के रखना, पता चले तुम्हें एडहॉक क्या होता है। एडहॉक होता है तदर्थ, हिंदी में, टिपिकल हिंदी में तदर्थ। इसको अपनी भाषा में कहूँ तो टेम्परेरी, कॉन्ट्रैक्ट पे जो रखे जाते हैं ना कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स, उन्हें कहते हैं एडहॉक या तदर्थ। ये जज भी रखे जाते हैं। क्यों? आपके देश में 1+33 जजेस का ऑप्शन है। 33 हमेशा नहीं बैठते, कभी 28, कभी 27, कभी 25, कभी 29, यूं रहते हैं। ये बहुत रेयर होता है कि पूरे भर जाएं। मान लीजिए 1+27 हैं और अभी कोई लाइन में नहीं है, ये 6 पोस्ट खाली पड़ी है, तो उस कंडीशन में काम ज्यादा आदमी कम। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे कुछ नीचे हाई कोर्ट से जजेस को बुला सकते हैं। मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 जज बैठते हैं, ज्यादा है काफी, और मान लीजिए कि वहाँ काम कम है, तो 20 आदमियों को कहेंगे सर आप, या 5 को या 4 को, सर यहाँ से हमें कुछ जजेस की जरूरत है। तो हाई कोर्ट के कुछ जजेस को परमिशन के साथ सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जब आके ये काम करेंगे ना, तो इनको हम ये कहेंगे भाई ये किस उस पे आए हुए हैं? एडहॉक पर। रिटायरमेंट के बाद वालों को भी बुला सकते हैं, ऐसा नहीं बुला सकते, बुला सकते हैं। 65 के बाद काम, कोई रिटायर हो गया, काम ज्यादा है, काम के लिए जज अभी आएंगे नहीं, जज आने में भी 6 महीने लगेंगे, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति को कह के CJI कि सर काम का बर्डन ज्यादा है, हमें 4-5 जजेस और चाहिए, तो रिटायर्ड वालों को या हाई कोर्ट से यहाँ बुला सकता है। ऐसे जजेस जो रिटायरमेंट के बाद बुलाए जाए, या जो हाई कोर्ट से 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए बुला लिए, उन्हें क्या कहते हैं हम? एडहॉक जजेस। क्लियर हो गया? ये हाई कोर्ट में जज अगर कम पड़ जाए तो वो एडहॉक की जगह बना लेता है एडिशनल।
एडिशनल जज और एडहॉक जज में बहुत अंतर है। कैसे? एडहॉक जज ना जजमेंट नहीं दे सकते। एडहॉक जज सारे केस सुन लेंगे, सारी बातें कर लेंगे, फाइनल में जो उनके ऊपर कोई एक होगा ना उसको कह देंगे सर मेरा ये डिसीजन है। डिसीजन देगा असली वाला लगा हुआ जो जज है, जो 1+33 का पार्ट है। लेकिन एडिशनल जज जो कि कहाँ रखे जाते हैं? हाई कोर्ट में। ये सेम जजमेंट दे सकते हैं, यानी इनकी ये मान लो कि वैल्यू एक नॉर्मल जज जितनी मानी जाती है। ये ज़्यादातर वही रखे जाते हैं जो हाई कोर्ट से रिटायर होकर चले गए। 62 में रिटायर हुआ था ना कोई, तो मान लो इसको वापस बुला लेंगे, सर 3 महीने के लिए काम है, आप आ जाइए, एडिशनल रूप में ज्वाइन कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 3 महीने के लिए। एडिशनल जज है, ये जजमेंट ऐसी की ऐसी देता रहेगा, एडहॉक वाला जजमेंट नहीं दे सकता। लेकिन इस साल 2021 में मई में तुम्हारे देश में कहा गया कि अब हाई कोर्ट की तरह, जो सुप्रीम कोर्ट की तरह एडहॉक था ना, अब हाई कोर्ट में भी एडहॉक जजेस रखे जाएंगे। इसी साल से प्रावधान किया। अदरवाइज पहले हम पढ़ते थे कि एडहॉक जज सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होते हैं और एडिशनल जज सिर्फ हाई कोर्ट में, लेकिन इस साल से ये क्वेश्चन बदल गया। जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं तो वो सैलरी लेंगे, फिर जिसका काम करते हैं ना सैलरी उसी की मिलती है। चलो देखो, अब इसमें एक पॉइंट ठीक करवाऊंगी। अब तदर्थ में आ जाओ पहले। तदर्थ, एडहॉक जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। पहला पॉइंट पढ़ो। यदि किसी समय सुप्रीम कोर्ट के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए न्यायाधीशों की गणपूर्ति ना हो। गणपूर्ति क्या होती है भाई? मिनिमम इतने प्रेजेंट हो। जैसे मैंने आपकी क्लास से कई बार एग्जांपल दिया, लोकसभा की भी क्या गणपूर्ति है? कितनी है? 1/10। इसकी ना सुप्रीम कोर्ट में क्या कहते हैं, कम से कम कितने जज हों? 3। अगर मान लो एक जज आया और कहेगा ले आओ सारे मामले आज मैं ही निपटा जाऊंगा, क्रॉस क्रॉस ठीक 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 हो गया, कर दिए मैंने सारे, ये ठीक है या गलत है? गलत है ना। कहते हैं कम से कम कितने प्रेजेंट हो भाई? 3 तो हो। 3 इसलिए ताकि अगर 2 एक बात कहें, एक बात, तो पता चल सके कौन ठीक है कौन गलत है। मैंने शायद बताया था 3, 5, 7, 9, 11, 13 बताई थी ये बातें। सबसे बड़ी बेंच कितने की बनी है? 13। कौन सा मामला था ये? केशवानंद भारती मामला। कम से कम गणपूर्ति कितने की होनी चाहिए? 3 की। ये टिक कर लो। अगर 3 ना हो तो, न्यायाधीशों की गणपूर्ति ना हो तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति मतलब सीजेआई राष्ट्रपति की पूर्व सहमति और संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में काम करने का अनुरोध कर सकते हैं। कहां से उठा के लाएंगे ये तदर्थ को? हाई कोर्ट में। तो जिसकी फैमिली में से लाएंगे, क्या उसके मुखिया को बता के आएंगे? अब अगर मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से लाना है, तो क्या इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को पता हो या ना पता हो? पता हो। सीजेआई बताएगा राष्ट्रपति को, सर हमें आदमी यहाँ कम पड़ रहे हैं, काम के लिए चाहिए। राष्ट्रपति बताएगा जिस हाई कोर्ट से आदमी लेना है ना उसको, कि 2 महीने के लिए तुम्हारे यहाँ से इस आदमी को, हमें सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति नहीं है या काम नहीं हो रहा, आपके यहाँ से ले जाना है। तो 3 लोग इन्वॉल्व हुए, सीजेआई, राष्ट्रपति और जिस हाई कोर्ट का आदमी आएगा उसका भी चीफ जस्टिस, ये अंडरलाइन कर लो, अनुरोध कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस से प्रेरित है। डबल टिक कर लो। तो एडहॉक जजेस किससे प्रेरित हैं? फ्रांस। फ्रांस जानते हो दुनिया में 3 शब्द फ्रांस की देन है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। यहां लिख लो, ये नारा दिया था फ्रांस की क्रांति ने। बहुत ज्यादा कॉमन आने वाला क्वेश्चन है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने 3 वर्ड्स दिए थे हमें, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। इक्वालिटी, समानता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, और एक शब्द क्या था? बंधुत्व। बंधुत्व को भाईचारा भी लिख देते हैं, फ्रेटर्निटी इंग्लिश में, भाईचारा। तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, 3 वर्ड फ्रेंच रिवॉल्यूशन के हैं। फ्रांसीसी क्रांति की देन है 3 शब्द। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी ये? हाँ, ये हुई थी 1789 में। किसी को भगाया नहीं था, अपने ही राजा को गद्दी से हटा के लोगों ने कहा था हम राज करेंगे, जनता राज करेगी। 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व या भाईचारा, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और एक और शब्द क्या था? लिबर्टी, स्वतंत्रता। चलो, तो फ्रांस से हमने क्या सीखा? एडहॉक जजेस बनाना। एडहॉक कहाँ बनते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। किसको लेके आते हैं एडहॉक में? हाई कोर्ट। किस किस की परमिशन चाहिए? सीजेआई की मर्जी है, राष्ट्रपति से पूछेगा, वहां के चीफ जस्टिस से। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना। तदर्थ न्यायाधीश केवल सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए जाते हैं, उच्च न्यायालय में नहीं। यहां लिखो, मई 2021 से हाई कोर्ट में भी होने लगे। अभी इसी साल से मई 2021 से हाई कोर्ट में भी एडहॉक जजेस बनने लगे। मई 2021 से हाई कोर्ट में भी एडहॉक, ADHOC, एडहॉक जजेस बनने लगे। पहले ये क्वेश्चन आता था कि बताओ एडिशनल जज कहाँ होता है? हाई कोर्ट, और एडहॉक वाला सुप्रीम। लेकिन इस साल से क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट में भी एडहॉक है और हाई कोर्ट में भी। किससे लिया हमने ये एडहॉक वाला कॉन्सेप्ट? फ्रांस से। वैसे न्यायपालिका पता है कहां से चीट? फिर हाई कोर्ट, सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय। इसमें नीचे आ जाओ, एकीकृत न्याय व्यवस्था लिखा है, देखो इसमें लिखा है भारत का सुप्रीम कोर्ट। फटाफट से टिक करना। इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। अगर कोई इसका अदालत फैसला ना माने तो कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सजा है इसके लिए। एक बार बोर्ड पे देख लो, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, इसके नीचे क्या काम करते हैं? बहुत सारे हाई कोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चलने वाले मामलों को अपने पास मंगवा सकता है?
क्या ये चाहे तो एक हाई कोर्ट का मामला दूसरे को, दूसरे का तीसरे को, तीसरे का पहले को दे सकता है? हाँ, ये कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये क्या है देश का सुप्रीम कोर्ट। क्या ये इनके मामलों को अपने पास मंगवा सकता है? हाँ, देखो इसको कितनी पावर है। ये किसी के मामले को ट्रांसफर भी कर सकता है और किसी के मामले को अपने पास भी मंगवा सकता है। क्या ये अपने मामले इनको दे सकता है? नहीं, वो तो बड़ा है ना, वो अपने मामले किसी को नहीं देगा। इनमें ट्रांसफर भी करवा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे, एक हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर दूसरे हाई कोर्ट में करवा सकता है राष्ट्रपति को कहकर। मामले भी ट्रांसफर हो जाते हैं और जजेस भी ट्रांसफर हो जाते हैं। अपने यहां भी मंगवा सकता है, अपने यहां से हटवा नहीं सकता मामले को। क्या हाई कोर्ट ऐसा कर सकते हैं छोटे कोर्ट्स में? मान लो यहाँ है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई है सेशन कोर्ट। क्या ये एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाई कोर्ट पहुंचा सकता है? हाई कोर्ट को सिर्फ ये कहा गया मामला अपने पास 1000 बार मंगवाना, ट्रांसफर मत करना। यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मामले ट्रांसफर नहीं होते। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मामला किसके पास जा सकता है? हाई कोर्ट। ये पेपर में आया था इस बार, और जिसने समझा नहीं था वो इसको टिक मार्क नहीं कर पाया था। जल्दी से देखो पॉइंट इसमें। इसके सभी फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं, और बल्कि इसका हर फैसला जानते हो लिखित में है, रिकॉर्ड। हाँ, जितने भी आज तक मामले देखे किस कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने। इन सब का क्या मेंटेन किया जाता है? रिकॉर्ड। और कभी अगर तुमने देखा हो, टीवी मूवीज में दिखाते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं ना वकील, इनके पीछे चैम्बर में किताब ही किताब रखी होती हैं। ये इतनी किताब क्या पढ़ते हैं? ये पुराने मामले पढ़ते हैं सारे। क्योंकि मैंने क्या कहा, जितनी एज बढ़ती जाएगी उतना एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। जो वकील होते हैं ना, इन वकीलों को वकालत जब ये करते हैं तो जितने रिकॉर्ड हैं, रिकॉर्ड किस किस के मामले हैं? सारे हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट। आज तक सोचो कितने हजारों, 23 लाख मामले तो अभी पेंडिंग में है। शायद मैंने कल बताया भी था तुम्हें, 23 लाख तो सिर्फ 5 सालों के हैं। 10 के, 15 के, 20 के तो नहीं, करोड़ों मामले लटके हुए हैं। लेकिन इतने ही मामले निपटा भी तो दिए होंगे ना। उन सबको पढ़ के वकील एक्सपीरियंस गेन करते हैं। और जो तगड़े वकील होते हैं ना, वो हमेशा जज के सामने दलील देते हैं कि सर इसी तरह का एक मामला 1973 में सुप्रीम कोर्ट में गया था और उसमें ये जजमेंट दी गई थी। तो जो ये नॉलेज है ना, ये नॉलेज बोलती है, ये इन किताबों में लिखी गई है। और उसको कैसे पता 73 में ऐसा हुआ? क्योंकि सारे मामलों का क्या मेंटेन किया गया है? रिकॉर्ड। तो सारे मामलों की जानकारी जितने वकील रखते हैं वो नामी गिरामी बड़े वकील होते हैं। छोटे वकीलों को दलील ही पेश करनी नहीं आती। और जब हाई कोर्ट का जज सुनता है ना कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा, तो वो अनपढ़ नहीं है, उसने भी किताबें पढ़ रखी हैं, उसको पता है 73 के उस केस में क्या फाइनल डिसीजन था। तो इसलिए इनका यूज किया जाता है छोटे कोर्ट्स में। ये टिक कर लो। तो सभी अदालतों को मान्य होते हैं। ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस अगर चाहे तो हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर करवा देगा। किससे कह के? राष्ट्रपति से। ये पेपर में आया था, सेकंड पॉइंट भी। तीसरा पॉइंट, ये किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। क्या ट्रांसफर कर सकता है मुकदमे? बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट, किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे हाई कोर्ट में भिजवा सकता है। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट, और एक एक्स्ट्रा पॉइंट आए थे पेपर में, और ये लिखे थे लंबे चौड़े घुमा फिरा के शब्दों में। तो जो समझ गया था उसको दिक्कत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट मामलों को अपने पास या मामलों को ट्रांसफर या जजेस को भी अपने पास बुला सकता है या ट्रांसफर करवा सकता है। इनमें से कौन सी पावर हाई कोर्ट के पास नहीं है? वो मामले ट्रांसफर नहीं करवा सकता, उसकी मर्जी नहीं चलती। नेक्स्ट पे आ जाओ, उच्च न्यायालय। पहला पॉइंट टिक करो, निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। कौन सी निचली अदालतें? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट। अगला पॉइंट, मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है। लिखो अनुच्छेद 226, आर्टिकल 226। जहां रिट लिखा है वहां लिख लो आर्टिकल 226। रिट में कल बताऊंगी क्या होती है डिटेल में। अगला पॉइंट टिक करो, राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है। किसका निपटारा कर सकता है हाई कोर्ट? जो उसके राज्य के अंदर हो। क्या दिल्ली हाई कोर्ट चंडीगढ़ हाई कोर्ट के मामलों का निपटारा कर देगा? नहीं कर सकता। क्या सुप्रीम कोर्ट किसी हाई कोर्ट के मामलों का निपटारा कर देगा? उसको पावर है। नेक्स्ट करना, अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण, सुपरविजन और नियंत्रण करता है। जो नीचे वाली अदालतें इन पर कंट्रोल रखता है हाई कोर्ट भी। नेक्स्ट पॉइंट, जिला अदालत जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करती है। निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करती है। गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देती है। अधीनस्थ में तो छोटे मामले आते ही हैं, फौजदारी और दीवानी। फौजदारी कौन से होते हैं? क्राइम। और दीवानी वसीहत, किसी के नाम जमीन है ना, लेन देन टाइप के। इसके बाद नीचे टिक कर लो, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय परामर्शदात्री। किसको परामर्श देता है सुप्रीम कोर्ट? राष्ट्रपति को। क्या राष्ट्रपति को परामर्श देने से मना कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन मामला किससे जुड़ा ना हो? देश से। देश की एकता अखंडता के मामले में मना नहीं कर सकता। अगले पेज पे पहला पॉइंट टिक करना, सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय होने के कारण इसे व्यापक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसी में टिक कर लो, भारतीय उच्चतम न्यायालय को अमेरिकी उच्चतम न्यायालय। अभी मैंने पीछे क्या लिखवाया? जुडिशरी सिस्टम किससे चीट किया हमने, किससे देखा? लेकिन कौन सा सिस्टम फ्रांस से सीखा? एडहॉक वाला। ये अमेरिका आ गया यहाँ। एक पॉइंट छोड़ के अगले पॉइंट में आ जाओ। भारतीय उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को, भारत के राज्य क्षेत्र में
किसी भी न्यायालय से अपील ग्रहण करने की शक्ति प्राप्त है। क्या कोई भी न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट से केस सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है? बिल्कुल, ये तभी तो लिखा है किसी भी, सारे हाई कोर्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय उच्चतम न्यायालय को सलाहकारी शक्ति प्राप्त है। टिक कर लो, सलाहकारी। ये अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त नहीं है, तो आपके यहाँ अमेरिका से कुछ चीजें अलग भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के विपरीत ब्रिटेन में ब्रिटिश संसद का उच्च सदन यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहां का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो। तुम्हारे यहाँ क्या राज्यसभा सुनवाई करती है केसेस की? नहीं, लेकिन ब्रिटेन में राज्यसभा सुनवाई करती है केसेस की। हमारे यहाँ कौन सा कोर्ट अंतिम है? सुप्रीम कोर्ट। हमने कोर्ट का सिस्टम ब्रिटेन से नहीं सीखा, किससे सीखा? अमेरिका। लेकिन हमारे कोर्ट के पास ज्यादा ताकत है बजाय अमेरिका के कोर्ट के पास। ठीक है, अब पूछेंगे ब्रिटेन में अंतिम अपीलीय न्यायालय कहाँ है? उनके हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जैसे हमारी संसद है ना, संसद के कितने पार्ट हैं? तुमने संसद किससे सीखी? संसद की जो तुमने क्रिएट की किससे सीखी? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में क्या था? 2 हाउस थे, हाउस ऑफ, पहले नाम रखा हाउस ऑफ कॉमन्स। जैसे आपने कह दिया हमारी लोकसभा, लोक मतलब तुम और मैं, कॉमन मैन। फिर दूसरी को उन्होंने नाम दिया हाउस ऑफ लॉर्ड्स। लॉर्ड्स, तुमने देखा नहीं पुरानी मूवीज में जब ये बड़े बड़े जज बैठते थे उनको माय लॉर्ड कह के बात करते थे, है ना? बहुत लोग उसको मिलॉर्ड सोचते थे, वो मिलॉर्ड नहीं बोलते थे, वो बोलते थे माय लॉर्ड्स। ये देखो लॉर्ड्स, यहाँ से आया ये वर्ड। जो माय लॉर्ड कहते हैं ना, ये हमारा शब्द नहीं है, उनके वहाँ एक हाउस का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसको हमने क्या नाम दे दिया? राज्यसभा। तो आपके और इनके अंदर एक बहुत बड़ा अंतर ये है, आपकी लोकसभा राज्यसभा में एमपी बैठते हैं, इनकी लोकसभा राज्यसभा में थोड़ा सा अलग सिस्टम है। और ये कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा न्यायालय जो अंतिम अपील करेंगे अंग्रेज, वो कहाँ करते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स नहीं मानते, हम कहते हैं ये हमारी राज्यसभा है। और इसका पहले नाम था, क्या नाम था? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो हमने क्या किया, ब्रिटेन से हमने अच्छी चीज देखी, लेकिन ब्रिटेन की तरह हमने इनकी खिचड़ी नहीं पकाई कि वहीं न्यायालय और वहीं ये एमपी। हमने कहा हमारे एमपी अलग, हमारा न्यायपालिका अलग। और न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट हमने किसको देख के सीखा है? अमेरिका। लेकिन अमेरिका में एडहॉक जजेस नहीं होते, वो हमने किससे सीख लिए? फ्रांस। तभी तो कहते हैं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मिक्सचर है, हमने कुछ कहीं से उठा लिया, कुछ कहीं से। ब्रिटेन में सबसे बड़ा न्यायालय किसको माना गया है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स को। इसलिए वो हमेशा जजेस के लिए क्या शब्द यूज करते थे? माय लॉर्ड्स, क्योंकि वहां लॉर्ड्स से ऊपर कुछ है ही नहीं, ये उनका अंतिम अपीलीय न्यायालय है। तीनों बातें समझ में आ गई? एडहॉक कहां से लिया? फ्रांस से। न्याय व्यवस्था किससे सीखी? ब्रिटेन में सबसे बड़ा कौन है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। न्यायालय यहाँ भी हैं, लेकिन अंतिम अपीलीय हमारा सुप्रीम कोर्ट, इनका हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। जल्दी से ये टिक कर लो, लास्ट पॉइंट। ब्रिटेन में ब्रिटिश संसद का उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वहां का अंतिम अपीलीय न्यायालय। इंपॉर्टेंट लिख लो, ये पेपर में आएगा, आधों की समझ में ही नहीं आएगा, वो कुछ भी टिक कराएंगे। 3 अलग कॉन्सेप्ट हैं ये जो हमने अलग अलग देशों से उठाए। हाउस ऑफ लॉर्ड्स हमने क्या बना दिया? राज्यसभा। लेकिन ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की ताकत किसके बराबर है? सुप्रीम कोर्ट की। हमने सुप्रीम कोर्ट की ताकत किससे सीखी? अमेरिका से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज अमेरिका में नहीं बनते, वो हमने फ्रांस से सीखे। तीनों क्लियर हो गए ना कॉन्सेप्ट? ठीक है, मूल अधिकार का टॉपिक अभी नहीं कराती, कल समझा के तब इसको पढ़ाऊंगी। चलो बाकी कल पढ़ेंगे।